अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी हाँ, मैं फिर से वादे के मुताबिक एक और अहम वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्से शायरी में जो आपको 6 नज़्म, 6 गज़ल और 2 क़त्ए तारीख़ और 1 मरसिया पढ़ना है, उसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले जो पार्ट 1 वीडियो हमने पोस्ट किया था उसमें आपको मालूम होगा कि हिस्से नसर से हमने वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें हिस्से नसर माने तो जिसमें कुल मिलाकर शुरू के 11 सबक हैं, जिसमें एक खाका, 3 मजमून, 1 इंशाइया, 1 दास्तान, 4 अफसाना और 1 ख़त शामिल है। उम्मीद है आप हिस्से नसर की तैयारी पूरी तरह से कर चुके होंगे। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, आप वहां से जाकर ज़रूर देख लें, क्योंकि हिस्से नसर से सबसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। उसके बाद हिस्से शायरी से भी सवालात पूछे जाते हैं, जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की ये जो वीडियो है इसमें आपको कुल मिलाकर 250 हिस्से शायरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपके लिए काफ़ी अहम है। ये वो सारे सवालात हैं जो हमने गेस किया है, इसी में से आपसे पूछा जाएगा। इसलिए अभी आपके पास वक्त कम बचा है, आप इधर उधर की वीडियो में ज़्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए सिर्फ ये जो 3 वीडियो आने वाली है, जिसमें एक हिस्से नसर की वीडियो हमने पोस्ट कर दिया था, हिस्से शायरी की ये है, और एक मज़ीद मुताले के लिए जो मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, वही सिर्फ 3 वीडियो आप देखें, आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी है। इसके अलावा इधर उधर की वीडियो देखने में आप वक्त बर्बाद ना करें, मैं यही आपको सलाह दूंगा। तो चलिए, अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों तक भी वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो चलिए हम सीधे सीधे टेलीग्राम पर चलते हैं, जहाँ से मैं आपको बहुत सारे सवालात जो आपके एग्ज़ाम के लिए अहम हैं वो मैं बताऊँगा। तो आप देख रहे हैं कि हम आ चुके हैं यहाँ पर टेलीग्राम पर। यहाँ पर हमने स्टार्ट दिस क्विज पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आई एम रेडी आता है, इस पर हमने क्लिक कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हिस्से शायरी में जो 3 हिस्सों में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पहले हिस्से में कुल मिलाकर 93 क्वेश्चन है, जिसमें हिस्से नज़्म से जो 6 सबक पढ़ने हैं उससे मैं पहले बताऊंगा, फिर गज़ल से बताऊंगा, फिर क़त्ए तारीख़ और मरसिया से। तो सबसे पहले नज़्म जो है गुफ्तगू और मेरा सफ़र, जिसके मुसन्निफ़ अली सरदार जाफ़री है, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नज़्म गुफ्तगू के मुसन्निफ़ कौन है? अली सरदार जाफ़री, सादत हसन मंटू, अमीर हनफी या फिर अकबर इलाहाबादी? तो अली सरदार जाफ़री है, क्योंकि सादत हसन मंटू का जो अफसाना आपको पढ़ना है जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए। आगे देखिए, नज़्म मेरा सफ़र के मुसन्निफ़ कौन है? एक चीज़ आप याद रखिएगा कि चाहे आपसे पूछे नज़्म गुफ्तगू या फिर नज़्म मेरा सफ़र, ये दोनों के मुसन्निफ़ कौन है, तो ये जो है अली सरदार जाफ़री ही है। उसके बाद एक और ख़ास बात ये कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो क्वेश्चन आगे आएगा, कि गुफ्तगू नज़्म कैसी नज़्म है, आज़ाद है, पाबंद है, ज़रीफ़ाना है, क्या है? तो वो सब मैं आगे बताऊंगा। तो नज़्म मेरा सफ़र का मुसन्निफ़ कौन है? अली सरदार जाफ़री। फिर आगे देखिए, ये आ गया ना, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था कि नज़्म गुफ्तगू कैसी नज़्म है, आज़ाद, पाबंद, ज़रीफ़ाना या फिर मोरा, या फिर कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि हिस्सा शायरी, यानी हिस्सा शायरी में जो आपको 6 नज़्म पढ़नी है, गुफ्तगू, मेरा सफ़र, खेती, बरक़े कलीसा, मुतशायर या फिर हम नहीं जानते, इसमें सिर्फ 2 नज़्म आपको याद रखना है, बकिया सब आप याद रख लेंगे। वो 2 नज़्म है बरक़े कलीसा और मुतशायर, जो ज़रीफ़ाना नज़्म है। उसके अलावा गुफ्तगू हो या फिर मेरा सफ़र हो या फिर खेती हो या फिर हम नहीं जानते, ये सब आज़ाद नज़्म है। तो आप आंख बंद करके 2 याद रख लेंगे तो आसानी से बना सकते हैं। तो गुफ्तगू कैसी नज़्म है? आज़ाद नज़्म है। आगे देखिए,
नज़्म मेरा सफ़र कैसी नज़्म है? तो हमने क्या कहा था कि बरक़े कलीसा और मुतशायर ज़रीफ़ाना नज़्म है, सिर्फ ये दोनों आप याद रखिए, बकिया जो भी आवे आप आज़ाद नज़्म कहेंगे। तो इस हिसाब से कौन है? ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए, आगे है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई थी? तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश जो है वो यूपी में हुई थी। एक बलरामपुर जगह का नाम है, जहां 29 नवंबर 1913 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे देखिए, अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहाँ हुई? तो यूपी, मैंने कहा था ना बलरामपुर एक जगह का नाम है वहीं। अली सरदार जाफरी ने किस नाम से रिसाला निकाला था? जी हाँ, नई दुनिया, गुफ्तगू, चार चांद या फिर निशाने हिंद। तो आपको मालूम होगा कि अली सरदार जाफरी का आपको क्या पढ़ना है? गुफ्तगू, तो वही रिसाला निकाल लेते। जदीद उर्दू नज़्म की रवायतों में सबसे पहली नज़्म किसको तस्लीम किया गया है? सबसे ज़्यादा VVI क्वेश्चन है ये, हर साल पूछा जाने वाला। और ये क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन नज़्म जो आपको सफ़ा नंबर 113 पढ़ना है वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर शामिल होगा, आप ज़रूर देखिएगा जाकर। तो जदीद उर्दू नज़्म की रवायतों में सबसे पहली नज़्म किसको तस्लीम किया जाता है? तो वो जो है वो है शब कदर। जी हाँ, और ये आप भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आगे देखिए, आगे है कि जदीद उर्दू की सबसे पहली नज़्म शब कदर को कहा जाता है, जो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ। उसके लिखने वाले कौन है ये पूछा जा रहा है कि जदीद उर्दू की सबसे पहली नज़्म जो है शब कदर को कहा जाता है, उसके मुसन्निफ कौन है, उसके राइटर कौन है? तो कौन है वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। याद रखिएगा आप, ये सारे सवालात बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वो क्या कहते हैं 1874 के समथिंग यही है, एक लेक्चर दिया था, उसी के साथ अपनी एक नज़्म जो है ना वो शब कदर भी पेश की थी। आप देख लीजिएगा, वैसे 113 सफ़ा नंबर पे। अली सरदार जाफरी को पद्मश्री, जी हाँ, पद्मश्री का अवार्ड कब मिला था ये पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो इनको भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था और एक इकबाल सम्मान भी अवार्ड मिला था। तो भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वह 1967 में मिला था, इसलिए ये तो खैर है नहीं, क्योंकि पद्मश्री पूछा जा रहा है। तो पद्मश्री नहीं, पद्मश्री है जो वही 1967 में मिला था, यही है सही। क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड जो है ना वो 1997 में पूछा गया था, दिया गया था अवार्ड। तो इसलिए इसका सही जवाब कौन सा है? 1967। आगे देखिए, अली सरदार जाफरी की वफ़ात कब हुई थी? जी हाँ, तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो यूपी में, एक बलरामपुर जगह का नाम है वहीं। लेकिन इनकी वफ़ात पूछा जा रहा है, तो इनकी वफ़ात कब हुई थी? 2000 में हुई थी इनकी वफ़ात। 1 अगस्त 2000 को इनका इंतकाल हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। तरक्की पसंद तहरीक के, जी हाँ देखिए VVI क्वेश्चन है कि मेमारों में किसे तस्लीम किया जाता है? तो अली सरदार जाफरी को ही तस्लीम किया जाता है। आप ज़रूर याद रखिएगा ये सारे सवालात, क्योंकि ये सारे सवालात VVI है। अली सरदार जाफरी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता है? तो तरक्की पसंद तहरीक से। जी हाँ, कौन से तहरीक से? तरक्की पसंद तहरीक से, यानी ऑप्शन सी। आगे देखिए, अली सरदार जाफरी उर्दू की किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं? अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक या फिर जदीद तहरीक। तो देखिए ये सवालात जो है ना अगले साल भी पूछा गया था, और इसमें बिहार बोर्ड ने वैसे तरक्की पसंद अदबी तहरीक चूज किया था, सही, लेकिन तरक्की पसंद तहरीक है इसका सही जवाब। चलिए आगे देखिए, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? जी हाँ, तो तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ जो है वो 1936 में हुआ। हमेशा पूछा जाता है ये सवाल। आगे है, इनमें से कौन सी नज़्म अली सरदार जाफरी की है? सेम इसी तरह का ऑप्शन देगा। अगर जो बच्चा अंधा भी हो ना और थोड़ा बहुत जानता हो तो वो इस सवाल को बना ले, क्योंकि जुस्तजू तो आपको पढ़ना नहीं है, सफ़रनामा आपको पढ़ना नहीं है, मेरा घर तो पढ़ना नहीं है, यानी ये सब कुछ है ही नहीं। मेन है मेरा सफ़र। अब मेरा सफ़र जैसा ये ऑप्शन दे दिया इसमें ताकि बच्चे कंफ्यूज कर सके।
तो आपको मालूम होगा मेरा सफ़र और गुफ्तगू दोनों अली सरदार जाफरी की नज़्म है जो आपको पढ़नी है। इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? जी हाँ, तो नज़्म निगार की हैसियत से मीर अनीस तो है नहीं, शाद अज़ीम आबादी है नहीं, फ़ाइज़ दहलवी है नहीं, अली सरदार जाफरी ही तो है। मीर अनीस का तो आपको नसाब में ही पढ़ना है, मरसिया। दर्जे झैल में से कौन अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ नहीं है? ये पूछा जा रहा है नहीं पूछा जा रहा है बल्कि नहीं है। तो शेरी मजमुआ उनके जो है एक है परवाज़ है जो ऑप्शन में दिया भी गया है, तो शेरी मजमुआ ये है, तो इसलिए इसका सही जवाब ये नहीं है। खून की लकीर भी है तो वो भी नहीं होगा। लहू पुकारता है वो भी लहू पुकारता है जी। अच्छा, ये पूछा जा रहा है दर्जे झैल में से कौन अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ नहीं है? तो ये सब तो है ना, खून की लकीर, लहू पुकारता है, परवाज़, ये तीनों है, तो बोसे नम नहीं है। तो इसलिए इसका सही जवाब जो है ना वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बोसे नम किनका है फिर? तो ये क्लास 10th का आप दरख्शा पढ़े थे, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आप पढ़े होंगे, तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। बोसे नम इसका सही जवाब है। अली सरदार जाफरी ने तरक्की पसंद तहरीक के ज़माने में कौन सी किताब लिखी थी? तो तरक्की पसंद तहरीक कब हुआ था? 1936 में, जो अभी बस जस्ट मैं आपको बताया हूँ। लेकिन उस ज़माने में जो है वो कौन सी किताब इन्होंने लिखी? तो तरक्की पसंद अदब, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। नज़्म गुफ्तगू किन दो मुल्कों के दरमियान की ख्याली बातचीत है? जी हाँ, इसमें जो है नज़्म गुफ्तगू के अंदर है ना एक गुफ्तगू बंद न हो बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई या तारों भरी रात चले। इसकी वीडियो भी मैं पोस्ट कर चुका हूँ जिसमें हमने इसका खुलासा बयान किया था, बहुत ही मज़ा आया था, और आप भी सुनेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, तो वीडियो ज़रूर देखें। इसमें जो है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो दो मुल्क है उसके दरमियान की ख्याली बातचीत की गई है। आगे देखिएगा सवाल नंबर 21, किसके चटकने की सदा आती है? जी हाँ, तो किसके चटकने की सदा आएगी ये पूछा जा रहा है। तो आप सफ़ा नंबर 116 में आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि सिर्फ जो है वो किसके चटकने की, तो सिर्फ जो है वो गुंचों के चटकने की सदा आएगी, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ये जो नज़्म है ना अली सरदार जाफरी का, वहाँ से ये लिया गया है। तंज कैसा जाम छलकाता है? जी हाँ, तंज कैसा जाम छलकाता है? दिल लगी का, मोहब्बत का, नफ़रत का, या फिर क्या कहते हैं जहर का? तो आप पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको दिखेगा कि तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर का जाम, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। दुश्नाम के माने क्या है? जी हाँ, दुश्नाम के माने क्या है? परवाह, दुश्मनी, गाली, या फिर पत्थर? तो दुश्नाम के माने जो होते हैं वो गाली होते हैं, ठीक है। वो जो है ना कि हम जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुश्नाम, तो वही दुश्नाम के मतलब जो है वो गाली है, ठीक है। आगे वाला मिसरा ही है, तंज छलकाया तो छलकाया करे सहर का जाम। गुफ्तगू नज़्म में किस तोहफ़ा और सौगात की बात की जा रही है? जी हाँ, तो किस तोहफ़ा, तो उसमें है ना कि हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफ़े दर्द लिए प्यार की सौगात लिए। तो इसमें उससे क्या पता चला कि गुफ्तगू नज़्म में जो है वो दर्द और प्यार के, हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफ़े दर्द लिए प्यार की सौगात लिए, यानी दर्द और प्यार की, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन अलिफ है। मेरा सफ़र, गुफ्तगू, एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम, यह सब क्या है? ये भूलिएगा भी मत, ये सारे जो हैं वो अली सरदार जाफरी की बेहतरीन नज़्म है, और ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। अली सरदार जाफरी की 2 नज़्म का नाम लिखिए या फिर 4 नज़्म का नाम लिखिए, 2 मार्क्स में भी। किस फ़ारसी शायर से मुतासिर होकर मेरा सफ़र नज़्म लिखी गई? जी हाँ, मेरा सफ़र नज़्म जो है उसमें जो है ना, मेरा सफ़र नज़्म, फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे, यानी अली सरदार जाफरी जो है ना वो मौत आने से कब्ल
कैसी ज़िंदगी हम लोगों की गुजर रही है, उन बातों का जिक्र किया है अपनी दूसरी नज़म जो है मेरा सफ़र उसमें। तो उसमें वही कह रहे हैं कि फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे, यानी हम इंतकाल कर जाएंगे, हाथों के कवल कुमलाएंगे और बरग ज़बां से नुत्क़ सदा की हर तितली उड़ जाएगी। तो वही चीज़ है, किस फ़ारसी शायर से मुतासिर होकर ये नज़म लिखी उन्होंने, तो ये अल्लामा इक़बाल, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। आगे देखिए वही चीज़ है, फिर एक दिन ऐसा आएगा आँखों के दिए बुझ जाएंगे। ये दोनों मिसरे किस नज़म से माखूज़ हैं, तो ये दोनों मिसरे जो है वो मेरा सफ़र नज़म से माखूज़ है। आगे देखिए नज़म खेती के मुसन्निफ़ कौन है। अब जो है वो तीसरा सबक यानी हिस्सा शायरी में जो है नज़म खेती जो एक आज़ाद नज़म ही है, इसके मुसन्निफ़ जो है वो कौन है, अमीक़ हनफी है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। खेती कैसा नज़म है, तो हमने शुरू में ही कहा था ना कि बरक़े कलीसा और मुतशायर, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये दो नज़म जो है वो ज़रीफ़ाना है, उसके अलावा जो भी नज़म है वो आज़ाद है। तो कौन सा हो जाएगा, आज़ाद। अमीक़ हनफी कब पैदा हुए, तो ये एमपी में पैदा हुए थे। एमपी माने तो मध्य प्रदेश, उसमें एक ज़िला है इंदौर, वहाँ एक गांव है म्यूछावनी, वहाँ जो है ना ये 1928 ईस्वी में पैदा हुए थे। चलिए आगे देखिए अमीक़ हनफी किस सूबा में पैदा हुए, यानी किस राज्य में, तो एमपी। एमपी माने तो मध्य प्रदेश। अमीक़ हनफी का असल नाम क्या है, तो अब्दुल अजीज़ हनफी, ये भूलिएगा नहीं, हमेशा पूछा जाता है। अमीक़ हनफी कहाँ मुलाजमत करते थे, तो अमीक़ हनफी जो है वो कहाँ मुलाजमत करते थे, तो ये जो है ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करते थे, यानी जॉब करते थे। सब्ज़ को ज़र्री बनाने की इजाज़त हमें जो है वो कौन मरहमत करता है, ये पूछा जा रहा है। वक्त, ज़माना, दुनिया या फिर क्या कहते हैं डॉक्टर। तो खेती नज़म आप पढ़िएगा ना तो उसमें लिखा हुआ है कि सब्ज़ को ज़र्री बनाने की इजाज़त मरहमत करता है और नाचने देता है, और क्या कहते हैं बाद शौकी, जो भी है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो वो कौन है, तो वो वक्त है। वक्त की खेती हम, वक्त बोता है, उगाता पालता है, और बढ़ने के मौके भी हमें देता है वक्त। सब्ज़ को ज़र्री बनाने की इजाज़त मरहमत करता है और नाचने देता है। ये सब उसी नज़म में है। हम बिलाखिर उसके लुक़्मे, हम बिलाखिर उसकी फसल। जी हाँ, ये जो है सफ़ा नंबर आप किताब में 124 खोलेंगे ना तो उसमें आखिर में दिया गया है हम बिलाखिर उसके लुक़्मे, हम बिलाखिर उसकी फसल, यानी नज़म खेती जो जिसके मुसन्निफ़ अमीक़ हनफी है वहीं से ये लिया गया है। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ठीक है, हम बिलाखिर उसके लुक़्मे, इस मिसरे में हम से क्या मुराद है। जी हाँ, तो इस मिसरे में जो है हम से मुराद जो है वो कौन है, इंसान है। ठीक है, हम बिलाखिर। नज़्म बरक़े कलीसा के शायर का नाम बताइए। देखिए ये सबसे जो भी सवालात आपसे पूछे जाएंगे ना वही मैं बता रहा हूँ, उज़ूल फजूल सवाल मैं आपसे नहीं बता रहा हूँ। अब चौथा नज़म जो आपके निसाब में पढ़ने हैं, जो बरक़े कलीसा, वो कैसी नज़म है। हमने कहा था ना कि बरक़े कलीसा और मुतशायर ज़रीफ़ाना नज़म है, बकिया सब आज़ाद नज़म है। तो नज़्म बरक़े कलीसा के शायर कौन है, तो नज़्म बरक़े कलीसा के शायर जो है वो है अकबर इलाहाबादी। चलिए आगे देखिए नज़्म बरक़े कलीसा कैसी नज़म है, तो फिर मैं बता रहा हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना करें। बरक़े कलीसा और मुतशायर जो है ये ज़रीफ़ाना नज़म है, बकिया सब आज़ाद है। तो ये बरक़े कलीसा की बात हो रही है, तो ये एक ज़रीफ़ाना है जिसमें हंसी मजाक का पहलू हो। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, देखिए आपके एग्ज़ाम में जो है ना ज़रीफ़ रहेगा, ज़रीफ़ाना नहीं रहेगा, बल्कि ज़ो रा या फा इस तरह से रहेगा। यानी अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे, तो ज़रीफ़ाना यानी हंसी मजाक, तंज़ो मज़ाह जो कहते हैं ना, ऐसी नज़म जिसमें हंसी मजाक का पहलू हो, उस तरह की नज़म जो होता है लिखने वाले वो ज़रीफ़ कहलाते हैं। तो ज़रीफ़ाना नज़म। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा सवाल नंबर 40। जी आगे है कि अकबर इलाहाबादी कब पैदा हुए, तो अकबर इलाहाबादी जो है वो ज़िला इलाहाबाद में 1845 ईस्वी में पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए है।
अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है? तो अकबर हुसैन है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था? तो इनके वालिद साहब का नाम जो है वो क्या कहते हैं, दादा का नाम तो वैसे था सैयद फजल मोहम्मद और तफज्जुल हुसैन था। जी हाँ, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। इनमें नज़्म निगार की हैसियत से किस शायर को तस्लीम किया जाता है? यही क्वेश्चन सेम आगे भी आया था। तो नज़्म निगार की हैसियत से जो है इसमें फ़ाइज़ दहलवी को नहीं, मीर अनीस मरसिया निगार है ये भी नहीं, शाद अज़ीमाबादी भी नहीं, वहाँ पर अली सरदार जाफरी ऑप्शन में था। आप ये भी देखिएगा कि ज़रूरी नहीं है अकबर इलाहाबादी हो, 6 नज़्म आपको पढ़ना है ना, 6 नज़्म में से कोई भी एक राइटर का नाम आपको दे देगा। जैसे वहाँ पर आगे जो अभी जस्ट गुजरा है उसमें अली सरदार जाफरी का था ऑप्शन में। अब तो अली सरदार जाफरी का हो सकता है कि नहीं रहे आपके एग्जाम में, अमीर खनफी का रह जाए, क्योंकि यहाँ पर अकबर इलाहाबादी का दिया है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि ये नज़्म निगार है या अफसाना निगार है या दास्तान गो है या फिर क्या है। तो अकबर इलाहाबादी। ठीक है, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब जो है वो कब मिला था? तो वो 1898 ईस्वी में मिला था। अब जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, अकबर इलाहाबादी के साहबजादे यानी बेटे का क्या नाम था? ये VVI क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है। तो हाशिम। अकबर इलाहाबादी के बेटे कितने साल की उम्र में दागे मुफारकत कर गए, यानी इंतकाल कर गए, सीधी सी बात। तो 13 साल की उम्र में। उसके बाद आगे है अकबर इलाहाबादी का इंतकाल। जो इनकी पैदाइश जो है वो 1845 में हुई थी ना, जो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, लेकिन इनकी वफ़ात भी जो है ना वो इलाहाबाद में ही 9 सितंबर 1921 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, 1845 में पैदा हुए और 1921 में इंतकाल किए। शायर ने नज़्म बरक़े कलीसा में गुलशन फितरत की बहार किसको कहा है? VVI क्वेश्चन है। ये जो नज़्म है रात इस मिस्से कलीसा में हुआ मैं दो चार, जो है ना अकबर इलाहाबादी की एक ज़रीफ़ाना नज़्म, इसमें जो है अकबर इलाहाबादी जो है ना वो गुलशन फितरत की बहार किससे कहा है? तो यही मिस को कहा है। आगे देखिए इस नज़्म में जो है ना अकबर इलाहाबादी अंग्रेज़ी तहज़ीब व तमद्दुन जो है ना उस पर फोकस किया है। याद रखिएगा, दौलत व इज़्ज़त व ईमा किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? तो वही कलीसा एक जगह का नाम है, वहीं की एक मिस पे। ठीक है, उसके बाद कलीसा जो है ना वो जगह का नाम नहीं, यानी गिरजा है, एक ईसाई की इबादत गाह। जैसे मुसलमान के लिए मस्जिद है ना, उसी तरह कलीसा एक गिरजा है जिसे ईसाइयों की इबादत गाह कहते हैं। अब ज़माने पे नहीं है असर आदम व नूह, ये बात नज़्म में किसने किससे कही है? जी हाँ, तो आपको मालूम होगा अगर आप पढ़े होंगे, शायर ने मिस से, मिस ने शायर से, शायर ने मुसलमानों से, या फिर मुसलमानों ने मिस से। तो शायर जो है ना वो मिस से कह रहे हैं कि अब ज़माने पे नहीं है असर आदम व नूह, तो शायर ने मिस से। आगे देखिए कलीसा के माने क्या आते हैं? तो कलीसा के माने अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ, ईसाइयों की इबादत गाह। जैसे मंदिर हिंदुओं के लिए है, मस्जिद मुसलमानों के लिए है, गिरजा ईसाइयों के लिए। याद ज़रूर रखिएगा। बरक़े कलीसा में बर्क़ के माने क्या है? जी हाँ, बरक़े कलीसा में बर्क़ के माने क्या है? तो बर्क़ के माने जो होते हैं ना वो बिजली, आंधी, महबूबा या फिर तूफान, तो वो बिजली है। आगे देखिए, आगे है शायर को मिस कहाँ मिली? तो कलीसा में मिली। उसके बाद आगे देखिए, हमले सरहद पर क्या करते हैं गाजी बनकर, यह बात शायर ने किससे कही है? जी हाँ, हमले सरहद पर करते हैं। ये सफ़ा नंबर आप खोलिएगा ना तो ये 128 या 29 पर आपको मिल जाएगा कि लन तरानी की या लेते हैं नमाजी बनकर, हमले सरहद पे क्या करते हैं गाजी बनकर, कोई बनता है जो मेहदी तो बिगड़ जाते हैं, आग में कूदते हैं तोप से लड़ जाते हैं, गुल खुलाए कोई मैदान में तो इतरा जाए, पाए सामाने अकामत तो क़यामत ढाए, मुतमईन हो कोई क्यों कर ये है नेक नेहाद, है हनूज उनकी रगों में असर हुक्म जिहाद। बस मैं पढ़ के सुना दिया हूँ। तो ये जो है ना मुसलमानों से कह रहे हैं। आगे देखिएगा सवाल नंबर 55। आगे है कि अकबर इलाहाबादी ने अपनी नज़्म में किस तहज़ीब व तमद्दुन को निशाना बनाया है? तो मैंने पहले ही कहा था कि अंग्रेज़ी, तो इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन अली।
अकबर इलाहाबादी किस पर्चा के नवरत्नों में शुमार किए जाते हैं? सबसे वीवीआई क्वेश्चन, हर साल पूछा जाने वाला, तो अवध पंच। उसके बाद आगे है, अकबर इलाहाबादी अदबी दुनिया में किस हैसियत से मशहूर हुए? तो गज़ल गो, कसीदा गो, ज़रीफ़ाना शायर या फिर मरसिया निगार। तो आपको मालूम होगा कि ज़रीफ़ाना ही होगा, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या है? वो है ऑप्शन सी। आगे देखिए सवाल नंबर 58, नज़्म मुतशायर के मुसन्निफ कौन है? जी हाँ, अब नेक्स्ट चैप्टर जो है नज़्म मुतशायर, जिसके मुसन्निफ कौन है? तो वो जो है वो ज़फ़र कमाली है। ये भी एक ज़रीफ़ाना नज़्म है, दो ही तो ज़रीफ़ाना नज़्म है ना, एक बरक़े कलीसा और एक मुतशायर। नज़्म मुतशायर कैसी नज़्म है? तो ज़रीफ़ाना नज़्म है। उसके बाद आगे देखिए, ज़फ़र कमाली कब पैदा हुए? जी हाँ, तो ज़फ़र कमाली कब पैदा हुए? सब में दिया गया है 3 अगस्त, तो कंफर्म हो गया कि 3 अगस्त। वैसे ये क्वेश्चन रहेगा नहीं आप में कि 3 अगस्त को या 2 अगस्त को, बस रहेगा कब पैदा हुए वो। तो 1959 में पैदा हुए थे, याद रखिएगा। ज़फ़र कमाली कब पैदा हुए थे? 1959 में। उसके बाद आगे देखिए, ज़फ़र कमाली कहाँ पैदा हुए? तो ज़फ़र कमाली जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? रानीपुर गानों में, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ज़फ़र कमाली किस ज़िला में पैदा हुए थे? तो सीवान जो पड़ता है ना, वहीं पैदा हुए थे। अहमद जमाल पाशा भी, जिनका ससुराल जो है सीवान में है, वहीं तिलहट्टा जो एक सीवान में है, वहीं ना दफन हुए थे, जो मैं आपको बताया था हिस्से नसर में। ज़फ़र कमाली का असल नाम क्या है? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज करके है, ये भी पूछा जाता है, कहाँ है? तो ये भी सीवान में है। ज़फ़र कमाली का असल नाम क्या है? तो ज़फ़र कमाली का असल नाम ज़फ़रुल्लाह है। चलिए आगे देखिए। अच्छा, इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में आपको कहाँ पे मिलेगा कि ज़फ़र कमाली कब पैदा हुए, नहीं पैदा हुए? तो ये सफ़ा नंबर जो है ना 140 में मिलेगा, याद रखिएगा। ज़फ़र कमाली किस पेशे से जुड़े थे? वकालत, काश्तकारी, दरसो तदरीस या खतूत नवैसी। तो ये जो है ना दरसो तदरीस से जुड़े थे। मुतशायर के लफ्ज़ी माने क्या है? जी हाँ, लफ्ज़ी माने मुतशायर के, देखिए मुतशायर किसे कहते हैं? वैसा शायर जो किसी दूसरे का शेर पढ़कर अपनी वाहवाही कमाता हो, यानी किसी दूसरे का शेर चुराकर। जैसे मिसाल के तौर पर गालिब का कोई शेर है, अब हम सोचे कि हम अपना वाहवाही कमाने लगे, उसकी शेर को लेकर खुद को कहने लगे कि मेरा शेर है, तो उसे ही मुतशायर कहते हैं, यानी झूठा शायर, बनावटी शायर। तो वही ये मुतशायर के लफ्ज़ी माने बनावटी शायर। मुतशायर किन लोगों से दुगुना कमाता है? जी हाँ, ये पूछा जा रहा है। तो मुतशायर किन लोगों से दुगुना कमाता है? तो मुतशायर जो है ना वो अफसर से दुगुना कमाता है, याद रखिएगा। ये जो नज़्म इनकी पढ़िएगा ना, तो इस नज़्म में आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें उसी में दिया गया है, नज़्म में ही, तो अफसर से। उसके बाद आगे देखिए, मुतशायर का सरदार कौन है? जी हाँ, मुतशायर का सरदार कौन है? तो मुतशायर का सरदार जो है वो जो दीवान दे दे, वो मुतशायर का सरदार है। ये नज़्म आप पढ़िएगा ज़रूर, उसमें ये सारे जवाबात है। खैर मैं आपको जवाब बता रहा हूँ, दीवान देने वाला। उसके बाद आगे है, मुतशायर का यार कौन है? तो मुतशायर का सरदार जो दीवान दे दे, वो मुतशायर का क्या कहते हैं, सरदार है। और जो तज़मीन लिख दे वह है यार मेरा। आप पढ़िएगा ना, 100 सफ़ा नंबर 133 में तो लिखा है, जो तज़मीन लिख दे वह है यार मेरा, जो पैरोडिया दे वह गम खार मेरा, नवाजे जो नज़मों से मेमार मेरा, जो दीवान दे दे वह सरदार मेरा, चले बस तो वाही की पूंजी उड़ा लूं, मैं दीवाने अकबर पे कब्जा जमा लूं। ये जो पढ़ा हो ना, इसी से मुतालिक अभी सवाल आ रहे हैं। मुतशायर का यार कौन है? तो मैंने कहा ना कि जो तज़मीन लिख दे वह है यार मेरा, यानी तज़मीन लिखने वाला। उसके बाद आगे देखिए, मुतशायर की नज़र में गम खार कौन है? तो जो पैरोडिया दे वह गम खार मेरा, यानी पैरोडी निगाह। उसके बाद नज़्म मुतशायर किस हैयत में लिखी गई है? तो मुसद्दस। मुसद्दस किसे कहते हैं? 6 नज़्म वाली, 6 नज़्म जिसमें हो, यानी 6 मिसरा जो इसमें हो। जैसे है, जो तज़मीन लिख दे वह है यार मेरा 1, जो पैरोडिया दे वह गम खार मेरा 2, नवाजे जो नज़्म से मेमार मेरा 3, जो दीवान दे दे वह सरदार मेरा 4, चले बस तो वाही की पूंजी उड़ा लूँ 5, मैं दीवाने अकबर पे कब्जा जमा लूँ 6। तो मुसद्दस उसे ही कहते हैं। मुसल्लस 3 को कहते हैं, मुखम्मस 5 मिसरे वाले को कहते हैं, और रुबाई 4 मिसरे वाले को। तो इसका सही जवाब मुसद्दस है। आगे देखिएगा, फिर से क्विज रुक गया है, थोड़ी देर वेट करें, खुद ब खुद ये शुरू हो जाएगा।
जी हाँ, तो आगे है मुतशायर किस काम से कभी नहीं थकता। तो कभी जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ, गर्ज की डगर से बहकता नहीं हूँ। जी हाँ, तो जी हुजूरी से, ठीक है। ये नज़्म आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है, मुतशायर भले ही शेर नहीं कहता हूँ लेकिन वो किस बात पर मुतमईन है, तो वो अपने शोहरत पर मुतमईन है। ये भी चीज़ आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। मुतशायर रोज़ कितने कुएं झाँकता है, तो 70 कुएं झाँकता है। ये भी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। उसके बाद है मुतशायर का बस चले तो वो कौन सा काम करना चाहता है, तो चले बस तो वाही की पूंजी उड़ा लूँ, मैं दीवाने अकबर पे कब्जा जमा लूँ, यानी अकबर इलाहाबादी के दीवान पर कब्जा जमा लेना। निराला असर मुतशायर के किस चीज़ में है, तो बटर मक्खन में है, ठीक है। ये सब सवाल आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि इसी में से पूछा जाता है। असर कुछ निराला है मेरे बटर में, वो है ना, यही मुझको रखता है शहरी सफ़र में, कभी इस नगर में कभी उस नगर में, कनाडा में पेरिस में दोहा कतर में, यही है। धनबाद और झरिया किस बुनियाद पर जाता रहता है, तो वही चापलूसी के बिना पर जाता रहता है। बच्चों का बाग किसका शायरी का बच्चों से मुतालिक बच्चों का बाग किस शायर का बच्चों से मुतालिक शायरी का मजमूए कलाम है। जी हाँ, तो किन का है, तो यही जो है ना ज़फ़र कमाली, इसी का है। इसलिए इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी है। जो तज़मीन लिख दे, देखिए इसमें मिसरा मुकम्मल करने के लिए कह रहा है। तो अभी जस्ट मैं आपको बताया था ना कि जो तज़मीन लिख दे वह है यार मेरा, यानी यार होगा यहाँ पे। नज़्म हम नहीं जानते किसने लिखा। अब नज़्म हम नहीं जानते जो है ना वो अतालवी ज़बान में है, जिसके मुसन्निफ जो है वो कौन थे, तो अतालवी ज़बान में जो है ना तो यूजेन मुंताले थे, लेकिन उसका तर्जमा जो है वो ज़ाहिदा ज़ैदी की थी, याद रखिएगा। तो नज़्म हम नहीं जानते किसने लिखा, तो वो जो है यूजेन मुंताले ने लिखा। आगे देखिए सवाल नंबर 80, नज़्म हम नहीं जानते कैसा नज़्म है, तो आपको मालूम है मुतशायर और बरक़े कलीसा ज़रीफ़ाना है, बकिया सब आज़ाद है। आगे देखिए नज़्म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जमा किसने किया, उर्दू में तर्जमा ज़ाहिदा ज़ैदी की थी, ठीक है। उसके बाद है नज़्म हम नहीं जानते कि मुतरजिम निगार कौन है, यानी वही तर्जमा करने वाला है को ही मुतरजिम निगार कहते हैं, तो ज़ाहिदा ज़ैदी। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और अक्सर बच्चे गलत करते हैं और आते हैं यूजेन मुंताले पर निशान लगाकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राइटर कौन है, तो मुतरजिम निगार यानी तर्जमा करने वाला, समझे, तो वो कौन है, ज़ाहिदा ज़ैदी है, ना कि राइटर पूछा जा रहा है यहाँ पे। पूछता तो मुसन्निफ ही पूछेगा अगर राइटर पूछेगा तो। शामिलीन साहब हम नहीं जानते का तर्जमा किस ज़बान से किया गया है, तो मैंने कहा था ना अतालवी ज़बान से किया गया उर्दू में। यूजेन मुंताले किस सदी के शायर है, VVI क्वेश्चन है ये। तो यूजेन मुंताले जो है वो 20वीं सदी के शायर हैं। आगे देखिए यूजेन मुंताले की नज़्म का उर्दू तर्जमा किस उन्वान से किया गया है, मुझे जीने दो ज़हरे हयात संगे जहाँ, हम नहीं जानते, तो हम नहीं जानते, नज़्म का नाम है हम नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि हम नहीं जानते। यूजेन मुंताले की ज़बान की माहिर थे, तो अतालवी ज़बान के माहिर थे। इनकी पैदाइश जो है ना वो 1896 में जिनेवा में हुई थी। यूजेन मुंताले अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा फ्लोरेंस में गुजारा था, फ्लोरेंस में, याद रखिएगा। ज़हरे हयात VVI क्वेश्चन, ज़हरे हयात धरती कॉलम्स और संगे जहाँ क्या है, धरती का लिम्स होगा यहाँ पे। तो शेरी मजमूए हैं या फिर अफसानवी मजमूए हैं, अफसाना है या फिर मजमून है। इसमें से ज़हरे हयात और संगे जहाँ ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा, किसका है ये, तो किसका है ये पूछा जाएगा आपसे। तो ये जो है ना किनका है, तो आप ज़ाहिदा ज़ैदी का है, लेकिन ये क्या है, तो ये शेरी मजमूए हैं। तो आप ज़हरे हयात संगे जहाँ ज़रूर याद रखिएगा। ज़हरे हयात धरती का लिम्स और संगे जा किनकी शेरी मजमू है, तो ज़ाहिदा ज़ैदी के। यही सवाल पूछा जाएगा, इसमें से कोई एक पूछेगा कि ज़हरे हयात जो है वो किसका शेरी मजमू है, तो किसका है, ज़ाहिदा ज़ैदी का। यूजेन मुंताले कब पैदा हुए, तो जिनेवा में पैदा हुए, मैंने आपको बताया था जिनेवा में। और कब हुए थे, तो 1896 में हुए थे। उसके बाद आगे देखिएगा, अब देखिए 3 क्वेश्चन बाकी है, लेकिन ये क्विज रुक गया है। अब फिर मुझे शुरू करना पड़ेगा, जिसमें वक्त लग सकता है, इसलिए मैं 3 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। वो 3 क्वेश्चन कौन कौन है।
जी, तो वो 3 क्वेश्चन बाकी जो रह गया था वो ये है कि यूजुन मुंताले कहाँ पैदा हुए। तो मैंने आपको बताया था ना अभी जस्ट कि यूजुन मुंताले जो है वो 1896 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए, जिनेवा में पैदा हुए, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ है। आगे है, देखिए आगे है कि यूजुन मुंताले ने इस नज़्म में किसकी गूंजे नहा खाने दिल में बाकी रहने की बात कही है। तो समुंदर के, याद रखिएगा ये निशान लगा हुआ है ना समुंदर, ये ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद है नज़्म हम नहीं जानते कितने हिस्सों पर मुश्तमिल नज़्म है। तो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल नज़्म है, याद रखिएगा। ये सारे सवालात आपसे पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो इस तरह से हमने हिस्से नज़्म में जो भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं वो सब मैं आपको बता दिया हूँ। अब हिस्से नज़्म में यानी हिस्से शायरी के अंदर जो हिस्से नज़्म है ना, उसमें जो भी सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे मैं बता चुका हूँ। अब जो है वो आपको मैं बताने वाला हूँ हिस्से शायरी में गज़ल से जो 3 गज़ल आपको पढ़ने हैं, 3 मुसन्निफ़ का गज़ल पढ़ना है, कुल मिलाकर 6 गज़ल, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें मिर्ज़ा गालिब का आप हमेशा याद रखिएगा, इससे ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, और एक है सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गए, इसमें से। उसके बाद अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, मुझे दिल की ख़ता पर या से शर्माना नहीं आता, इससे भी सवालात पूछे जाते हैं। और एक है मुझे दिल की उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तरा। ये 2 नज़्म जो है, ये 2 जो गज़ल है इसके मुसन्निफ़ खलील रहमान आज़मी है, यहाँ से भी सवालात पूछे जाते हैं। तो अब मैं उस तरफ चलता हूँ। तो देखिए टेलीग्राम पर हम चलते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर है ना स्टार्ट दिस क्विज, इस पर हमने क्लिक कर दिया। फिर आई एम रेडी। अब जो हम पढ़ाने वाला हूँ आपको वो है गज़ल से, आपको मालूम है ना। तो देखिए गज़ल से क्या क्वेश्चन आया। गज़ल से क्वेश्चन है कि गालिब की पैदाइश कब हुई। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि गालिब की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, किस जगह पे हुई, इनके बारे में यानी हर चीज़ आप याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे सवालात गालिब से मुताल्लिक पूछे जाते हैं। और गालिब के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये 5 मार्क्स में भी पूछा जाएगा आपसे। मजमून भी आ सकता है पसंदीदा शायर, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। तो गालिब की पैदाइश कहाँ हुई ये पूछा जा रहा है। तो गालिब की पैदाइश जो है ना 1797 ईस्वी में इनके नानी के घर आगरा है वहाँ हुई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ है। उसके बाद है मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था। तो मिर्ज़ा गालिब का असल नाम जो है वो असदुल्ला खां गालिब यानी असदुल्ला था, असदुल्ला खां। हमेशा याद रखिएगा इनकी पैदाइश 1797 में कब हुई थी, 1797 में हुई थी। और वफ़ात कब हुई थी, तो 1869 में हुई थी। कब हुई थी, 1869 में। पैदाइश आगरा में हुई, कहाँ हुई, आगरा में, याद रखिएगा। और वफ़ात दिल्ली में हुई, मज़ार इनका कहाँ है, तो दिल्ली में है। तो मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला खां। उसके बाद आगे देखिए मिर्ज़ा गालिब को क्या कहा जाता है। देखिए तो मिर्ज़ा गालिब को जो है ना मिर्ज़ा नौशा कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है मिर्ज़ा नौशा किसे कहते हैं, तो वही सेम क्वेश्चन गालिब को कहते हैं। गालिब से मुताल्लिक हर सवाल आपके लिए VVI है, आप ज़रूर याद रखिएगा। मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा था, तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था। वह कौन शायर है जिन्हें मुश्किल पसंद कहा गया है। देख रहे हैं आप कैसा कैसा क्वेश्चन है, तो मिर्ज़ा गालिब को ही कहा गया है। मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या था। देखिए शुरू में जो है ना ये असद तखल्लुस रखते थे, बाद में गालिब तखल्लुस इन्होंने रखा। मिर्ज़ा गालिब बाद में अपना क्या तखल्लुस इस्तेमाल किया, तो गालिब इस्तेमाल किया। उसके बाद है मिर्ज़ा गालिब के वालिद का क्या नाम था, तो अब्दुल्ला बेग इनके वालिद साहब का नाम था। मिर्ज़ा गालिब की वालदा का क्या नाम था। देखिए सारे सवालात आपके लिए काफ़ी अहम हैं, मैं शुरू में ही कह दिया हूँ, मैं आपको जवाब बताते चल रहा हूँ, आप याद करते चले। तो इज़्ज़तुन्निसा बेगम। मिर्ज़ा गालिब की परवरिश किसने की थी, तो जी हाँ आपको मालूम होगा कि बचपन में ही इनके वालिद साहब इंतकाल कर गए थे, और जिस वजह से जो है ना इनके चचा जो है ना वो परवरिश की थी। आगे देखिए मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की अहलिया, अहलिया माने तो इनकी वाइफ यानी बीवी का नाम क्या था, तो इज़्ज़तुन्निसा बेगम तो इनकी वालदा थी, लेकिन इनकी बीवी का नाम क्या है, तो इनकी बीवी का नाम जो है वो है उमराव बेगम। चलिए आगे देखिए
गदर का वाक़या कब हुआ? BVI क्वेश्चन है ये भी। तो गदर का वाक़या, वैसे तो इसका जवाब मैं हिस्से नस्र में भी बताया था, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि गदर का वाक़या जो है वो 1857 ईस्वी में हुआ था। गालिब किस मुग़ल बादशाह के उस्ताद थे? जी हाँ, तो गालिब जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र जो एक मुग़ल बादशाह थे उसके उस्ताद थे, और उसी से जो है ना दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी पे के पत्थर नहीं हूँ मैं, क्यों गर्दिश मुदाम से घबरा न जाए दिल। ये जो गज़ल है ये मिर्ज़ा गालिब किससे कह रहे हैं? वही बहादुर शाह ज़फ़र से ही कह रहे हैं कि दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, खाक ऐसी ज़िंदगी के पत्थर नहीं हूँ मैं। तो इसकी भी मैंने तशरीह की वीडियो अपलोड कर दी थी, आप उम्मीद है देख लिए होंगे। तशरीह आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, तशरीह में 2 मार्क्स में मैंने बता दिया था, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज़रूर देखिएगा। जो मैं गेस किया हूँ उसी से सवाल पूछे जाएंगे। गालिब के शागिर्दगान में कौन है? तो गालिब के शागिर्दगान में जो है वो है अल्ताफ़ हुसैन हाली। आगे देखिए, उर्दू फ़ारसी में ख़ुतूत निगारी की रवायत कब से मिलती है? हुमायूं के ज़माने से, जहांगीर के ज़माने से, औरंगज़ेब के ज़माने से, या फिर शेर शाह सूरी के ज़माने से? तो शेर शाह सूरी के ज़माने से ही मिलती है। गालिब ने उर्दू के अलावा किस ज़बान में शायरी की? तो फ़ारसी ज़बान में शायरी की थी। उर्दू में ख़ुतूत का सिलसिला मिर्ज़ा गालिब ने शुरू किया था। उसके बाद आगे है, मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? जी हाँ, VVI क्वेश्चन मकतूब किस ज़बान का, ये क्लास 10th में भी पूछा जाता है और 12th में भी। तो फ़ारसी। आगे है, गालिब ने कितने ख़ुतूत लिखे? तो 900 ख़ुतूत लिखे थे। इनके 2 मजमूए हैं, एक है उर्दू मोहल्ला और एक ऊद हिंदी है। ये आ भी गया क्वेश्चन। उर्दू मोहल्ला किसके ख़ुतूत का मजमूआ है? तो गालिब ने कितने ख़ुतूत लिखे? तो 900। लेकिन ये ख़ुतूत के मजमूए जो है वो 2 हैं। 2 हैं, कौन कौन? एक उर्दू मोहल्ला और एक ऊद हिंदी, जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो उर्दू मोहल्ला किसके ख़ुतूत का मजमूआ है? तो गालिब के हैं। गालिब के ख़ुतूत का मजमूआ उर्दू मोहल्ला के अलावा कौन है? तो अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ, ऊद हिंदी। याद आप हमेशा रखिएगा, ये फिक्स है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा ही। ऊद हिंदी और उर्दू मोहल्ला का ताल्लुक किस सिन्फ़ अदब से है? तो ख़ुतूत से है, क्योंकि ये ख़ुतूत का मजमूआ है। मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? जी हाँ, देखिए आ गया ना, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, एक मरतबा गौर से सुनिएगा। 1797 ईस्वी में ये अपने नानी के घर माने तो आगरा में पैदा हुए थे, लेकिन वफ़ात जो है वो 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। दिल्ली में हुई तो यहीं इनका मज़ार भी है। तो पूछेगा आपसे कि इनका मज़ार कहाँ है? तो दिल्ली में। वफ़ात कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। कब हुई? तो 1869 में हुई। पैदाइश कब हुई? तो 1797 में हुई। कहाँ हुई? तो नानी के घर हुई। जगह का नाम तो आगरा। तो ये सब याद रखिएगा। तो पैदाइश वफ़ात 1869 में हुई। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे है कि गालिब की वफ़ात कहाँ हुई? तो अभी जस्ट मैं आपको बताया हूँ ना कि गालिब की वफ़ात जो है वो दिल्ली में हुई थी। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 26, गालिब का मज़ार कहाँ है? तो यही दिल्ली में ही है, सब बता चुका हूँ मैं आपको। मिर्ज़ा गालिब को नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, निज़ाम जंग का खिताब किसने दिया था? तो यही बहादुर शाह ज़फ़र ने दिया था। मिर्ज़ा गालिब को इनमें से कौन कौन से खिताब से नवाजा गया? तो दीरुल मुल्क नहीं है बल्कि दबीरुल मुल्क है, आप इसे सही कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नजमुद्दौला का भी मिला, निज़ाम जंग भी मिला, यानी इनमें से सही इसका सही जवाब है। उसके बाद आगे देखिएगा, दायम के माने क्या होता है? जी हाँ, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं। उसमें दायम का मतलब क्या होता है? तो हमेशा होता है दायम का मतलब, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखिएगा, दर्ज झैल शेर के शायर कौन है? दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, तो आपको मालूम ही होगा, मिर्ज़ा गालिब है। उसके बाद है, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, यह बात शायर ने किससे कही है? तो यह बात शायर ने बहादुर शाह ज़फ़र से कही है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यारब ज़माना मुझको क्या मिटाता है किस लिए? इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गए। या मिसरा किसका है? जी हाँ, तो सब कहाँ, ये दूसरा दूसरा गज़ल जो है ना मिर्ज़ा गालिब का, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गए, खाक में क्या सूरतें हों की पनाह हो गई, कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें जो भी हो, आगे जो भी है तो वो वाला, तो ये किसका है? मिर्ज़ा गालिब का है।
चमन में किसके जाने से दबिस्तान खुल गया? तो मिर्ज़ा गालिब के, इब्राहिम ज़ौक़ के, इनमें से कोई नहीं, बहादुर शाह ज़फ़र के। तो किसके जाने से? तो मिर्ज़ा गालिब के ही, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। गालिब ने वजीफ़ा खार खुद को कहा है। जी हाँ, गालिब वजीफ़ा खार हो, दो शाह को दुआ, वह दिन गए जो कहते थे नौकर नहीं हूँ मैं। शायर को कौन मिटाना चाहता है? जी हाँ, शायर को कौन मिटाना चाहता है? तो शायर को जो है वो मुगलिया दरबार, अवाम, ज़माना, तो कौन मिटाना चाहता है शायर को? तो यारब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, लौहे जहाँ पे हरफ मुकर्रर नहीं हूँ मैं, यानी यारब ज़माना मिटाता है। ठीक है। याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है? जी हाँ, याकूब, कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोज़ने दीवार जिंदा हो गई। तो बाप बेटे की। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। मुवाहिद किसे कहते हैं? जी हाँ, मुवाहिद किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है। हम मुवाहिद है, हमारा कैश है तरके रसूम, मिल्लत जब मिट गई अज्जाए ईमा हो गई। ये गज़ल है ना मिर्ज़ा गालिब का। तो खुदा को एक मानने वाले को हम मुवाहिद कहते हैं। रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी के आसा हो गई। यह मिसरा किसका है? तो ये मिर्ज़ा गालिब का है। दूसरी गज़ल जो है उससे लिया गया है ये। रंज से खुगर होने से क्या मुराद है? जी हाँ, वो जो है ना कि रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी के आसा हो गई। तो यहाँ पर रंज से खुगर होने से मुराद जो है वो आदी होना है। यूं ही गर रोता रहा गालिब तो अहले जहां, इसमें गालिब क्या है? जी हाँ, ये जो दूसरी गज़ल है ना, यूं ही गर रोता रहा गालिब तो अहले जहां, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरां हो गई। तो ये जो है यूं ही गर रोता रहा गालिब तो अहले जहां, इसमें गालिब जो है वो तखल्लुस है। चलिए आगे देखिए, गालिब अलम की कौन सी किस्म है? तो तखल्लुस है। ये सब VVI क्वेश्चन है। मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब में गालिब क्या है? तो तखल्लुस से। देखिए किस तरह से, तखल्लुस सेम ही है लेकिन किस तरह से पूछा गया है गालिब से मुताल्लिक, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक शेर के बदले कौन अपना पूरा दीवान देने को तैयार है? तो मिर्ज़ा गालिब ही है ऐसे महान हस्ती। मैंने वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। ये सीटेट वगैरह जो होता है ना, या DLED या जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये सवालात पूछे जाते हैं। तो ये मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब का कौल है। खाक में क्या सूरतें होंगी के? जी हाँ, यहाँ पे क्या होगा? तो आप बताइए हमें, खाक इसमें जो है ना क्या होगा? तो ये जो है ना, खाक में क्या सूरतें होंगी के पन्हा नुमाया, या इनमें से कोई नहीं। तो खाक में क्या सूरतें, पन्हा होगा इसका सही जवाब। ठीक है। उसके बाद है ना वो खाक में क्या सूरतें होंगी कि पन्हा। ठीक है। अच्छा, ये जो दूसरी गज़ल है ना मिर्ज़ा गालिब का, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गए, खाक में से क्या सूरतें होंगी कि पन्हा हो गई। कैद में याकूब ने ली गोना यूसुफ की खबर, लेकिन आंखें रोज़ने दीवार जिंदा हो गई। वहीं से है ये, तो पन्हा सही है। यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? अब जो गज़ल है आपको पढ़ने दो गज़ल, इसके बाद उसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यगाना चंगेज़ी की पैदाइश जो है वो 17 अक्टूबर 1884 में अपने बिहार में ही पटना सिटी के मोहल्ला मगलपुरा में हुई थी। तो इसलिए इसका सही जवाब 1884 ईस्वी है। यगाना चंगेज़ी की ज़िला में पैदा हुए, तो अपने बिहार में पटना में पैदा हुए थे। उसके बाद है यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। इतना लंबा नाम है ना, तो मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी। तो कौन है? ये है ऑप्शन अली। यगाना चंगेज़ी पहले क्या तखल्लुस रखते थे? तो यास तखल्लुस रखते थे, याद रखिएगा। यगाना चंगेज़ी किसके शागिर्द थे? तो आपको मालूम होगा अगर आप पढ़े होंगे, तो यगाना चंगेज़ी जो है वो जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे। लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, एक मिनट, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं, यगाना चंगेज़ी का इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था, तो शाद अज़ीमाबादी यगाना चंगेज़ी के शागिर्द बिहार बोर्ड ने ऑफिशियली बताया था। इसलिए ये आप गलत है, ये नहीं है बल्कि जिगर मुरादाबादी ही है। ठीक है। उसके बाद है यगाना की क्या माने हैं? तो यकता या अजूबा कह लें आप।
उसके बाद आगे है यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कब हुई थी। तो जी हाँ, यगाना चंगेज़ी की वफ़ात जो है वो 1956 में शायद हुई थी। जी हाँ, 1956 में। जी हाँ, बिल्कुल। नस्तरे याश किसका शेरी मजमुआ है। तो नस्तरे यास या आयात विजदानी या तराना व गंजीना, ये सब जो है ना यगाना चंगेज़ी की है। याद रखिएगा आप हमेशा, ये कई मरतबा पूछा गया। आयात विजदानी तो इसके भी कौन है, यगाना चंगेज़ी है। पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इस मिसरा में पहाड़ काटने वाले से क्या मुराद है। जी हाँ, तो आप हमें बताइएगा। पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इस मिसरे में पहाड़ काटने वाले से मुराद जो है वो फरहाद है। और ये क्वेश्चन जो है ना आगे आने वाला था, मज़ीद मुताले से ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है क्योंकि ये सब जो है ना बताना था मुझे। खैर नहीं, इसी मिसरे सॉरी यगाना चंगेज़ी से ही है, क्योंकि पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, इस ज़मीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। ये इसी मतलब यगाना चंगेज़ी के ही गज़ल से लिया गया है। मैं कंफ्यूज था। किसी तारीख़ी वाक़या के तरफ इशारा को शायरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं। तो ये जो है ना पहाड़ काटने वाले ज़मीन से हार गए, ये लैला मजनू के ज़माने की बात कही जा रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ इशारा को तो तलमीह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे है गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है। तो हमने आपको बताया था ना कि पहला में लाम आता है और मतला में भी लाम आता है, तो इस तरह से गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 59। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक्ता कहलाता है। जी हाँ, जैसे खुदा ही जाने यगाना मैं कौन हूँ, क्या हूँ खुद अपनी ज़ात पे शक दिल में आए हैं क्या क्या। ये जो है ना यगाना चंगेज़ी की पहली गज़ल जो उसका लास्ट यानी आखिरी शेर है, तो इसमें इन्होंने यगाना अपना जो है वो इस्तेमाल किया है तखल्लुस, तो उसे मक्ता कहते हैं। मुझे दिल की ख़ता पर याद शर्माना नहीं आता, पराया जुर्म अपने नाम लिखवाना नहीं आता। शेर के मिसरों में शर्माना और लिखवाना क्या है। तो देखिए ये है क्या, तो ये तो है, पहले मैं आपको जवाब बता दूं, ये काफ़िया है। लेकिन क्यों है काफ़िया, तो काफ़िया जानने से पहले आपको रदीफ़ जानना पड़ेगा, ये भी अजीब बात है। जी हाँ, तो क्या होता है कि जैसे है मुझे दिल की ख़ता पर याद शर्माना नहीं आता, तो नहीं आता, और दूसरे मिसरा में देखिए नहीं आता, यानी ऐसा लफ्ज़ जो दोनों मिसरों में बार बार आए उसे हम क्या कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं। और उससे पहले वाला जो होता है ना शर्माना और लिखवाना पहले है, वो काफ़िया होता है। समझ गए, गज़ल के अशार में जो लफ्ज़ बार बार आता है उसे क्या कहते हैं, तो समझ गए होंगे रदीफ़, क्योंकि इसमें बार बार क्या आ रहा है, नहीं आता नहीं आता। खलीलुर रहमान आज़मी कब पैदा हुए। जी हाँ, तो खलीलुर रहमान आज़मी जो है वो 1927 ईस्वी में पैदा हुए थे। अब जो है वो खलीलुर रहमान आज़मी की जो गज़ल आपको पढ़नी है वहाँ से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, तो खलीलुर रहमान आज़मी कहाँ पैदा हुए, तो सुल्तानपुर में पैदा हुए थे। जल्दी जल्दी मैं बताऊँगा। खलीलुर रहमान आज़मी का पेशा तदरीस था। उसके बाद आगे देखिए, खलीलुर रहमान आज़मी की बहाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किस शोबे में हुई थी, तो शोबे उर्दू में हुई थी। खलीलुर रहमान आज़मी के घर का माहौल कैसा था, तो मजहबी और अदबी था। उसके बाद आगे है दर्ज झैल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन है, तो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक है। आगे है उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी लिखी हुई है, तो सेम क्वेश्चन बस उलट कर पूछा गया है, खलीलुर रहमान आज़मी का है। नया ओहदनामा भी खलीलुर रहमान आज़मी का ही है। ज़िंदगी है ज़िंदगी भी खलीलुर रहमान आज़मी का ही है, आपको बस याद रखना है। शेरी मजमुआ कागज़ी पैरहन कब शाये हुआ, ये भी पूछा जाता है। ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा कागज़ी पैरहन जो है वो किन का लिखा हुआ मजमुआ है, तो ये खलीलुर रहमान आज़मी का है, लेकिन 1955 में ये शाये हुआ था। खलीलुर रहमान आज़मी के एक शेरी मजमुए का नाम बताइए, तो एक शेरी मजमुआ इसमें यही है, नया ओहदनामा। अभी तो जस्ट मैं आपको बता ही रहा हूँ। अब ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया है यह सब क्या है, तो ये सब मैं आपको जवाब सीधा बताता हूँ, शेरी मजमुआ है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये सब क्या है, तो ये तनकीदी मज़ामीन है। ज़रूर याद रखिएगा, कम से कम इन दोनों में से 1, 2, 3 याद रख लीजिएगा, 2 मार्क्स में आपको काम देगा। खलीलुर रहमान आज़मी के सबसे VVI क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। खलीलुर रहमान आज़मी के 2 हम असरों के नाम नासिर काज़मी और इब्ने इंशा है। मसनवी सहरुल बयान कब शाये हुआ। जी हाँ, तो मसनवी सहरुल बयान जो है वो 1976 में VVI क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है।
खलीलुर रहमान आज़मी का इंतकाल कब हुआ? तो पैदाइश जो है वो 1927 में हुई थी ना, कहाँ? आजमगढ़ में, ये जो है सुल्तानपुर में। लेकिन वफ़ात की यहाँ पर पूछा जा रहा है तो 1978 में। आगे है, उस पर भी दुश्मनों का कहीं क्या साया पड़ गया, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आप पढ़िएगा, पहला गज़ल से ये लिया गया था। गम सा पुराना दोस्त भी आखिर क्या बिछड़ गया, ये भी पहले गज़ल की, पहला गज़ल जो है ना खलीलुर रहमान आज़मी का, उसका दूसरा मिसरा है। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, ये पहला मिसरा है, और दूसरा मिसरा जो है वो गम सा पुराना दोस्त भी आखिर बिछड़ गया। आगे देखिए, इसका सानी मिसरा क्या है। सानी का मतलब क्या होता है? जो तरतीब में एक के बाद हो। तो ये जो है ना दूसरे गज़ल से लिया गया है। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, इसका सबसे आखिरी शेर जो है ना वो यही है, सूरज है गोना मेहरबा है सर पे नीला साहिबा। इसके बाद का कौन है? तो ए आसमां दायम रहे साया तेरा, यानी ऑप्शन सी। आखिर सवाल देखिए, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए जिंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। ये मिसरा किस शायर का है? तो ये जो है किसका है? खलीलुर रहमान आज़मी का ही है। तो इस तरह से हमने मिर्ज़ा गालिब से मुताल्लिक 81 सवाल, मिर्ज़ा गालिब से नहीं यानी गज़ल से मुताल्लिक मैंने 81 सवालात आपको बता दिया। इससे पहले हमने नज़म से मुताल्लिक कितना सवाल बताए थे? 93। अब हम चलते हैं क़तए तारीख़ की तरफ। तो देखिए हम आ गए हैं ना फिर से। इसमें कुल मिलाकर 64 क्वेश्चन है, तो आप जोड़ लें कितने क्वेश्चन कुल हो गए, उस हिसाब से आप तैयारी करें। और ये सारे सवालात आपको याद करना ज़रूरी है। तो क़तए तारीख़ ग़म अरशद, जिसके मुसन्निफ़ अता काकवी हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले क़तए तारीख़ ग़म अरशद किसने लिखा? तो अता काकवी ने लिखा, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। आगे देखिए, अता काकवी का असल नाम क्या है? जी हाँ, अता काकवी का असल नाम क्या है? तो अता काकवी का असल नाम जो है वो सैयद शाह अताउर रहमान है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी। उसके बाद आगे देखिए, अता काकवी कब पैदा हुए? तो 1904 ईस्वी में जो है वो अता काकवी पैदा हुए थे। उसके बाद आगे है अता काकवी का इंतकाल। तो 1904 में ये पैदा हुए और 1998 ईस्वी में ये इंतकाल कर गए थे। ठीक है। अता काकवी का ताल्लुक बिहार के किस ज़िला से है? तो गया, जो अब मौजूदा जहानाबाद में पड़ रहा है। उसके बाद है हैरत ज़ार किसने लिखा? तो हैरत ज़ार जो है वो अता काकवी ही लिखे थे। उसके बाद है किसकी हयात व खिदमात पर उन्होंने से मुराद अता काकवी ने हयात ज़ार किताब लिखा। तो ये जो है ना मिर्ज़ा अब्दुल कादिर बैदल, इसके हयात व खिदमात पर इन्होंने लिखा था। मुताले शाद या मुताले हसरत या फिर नज़र गायब के मुसन्निफ़ कौन है? तो अता काकवी हैं। जमाल साक़ी BVI क्वेश्चन या फिर साक़ी नाम, जमाल गज़ल या फिर साक़ी नामा क्या है? तो ये जो है ये एक तरह का शेरी तसानीफ़ है। उसके बाद अरशद काकवी और अता काकवी, अरशद काकवी अता काकवी का कौन है? जी हाँ, ये ज़रूर आप याद रखिएगा। ग़म अरशद है ना कि यह वाक़या है कि अरशद की मौत से ए दोस्त खुला दरीचे गम दर हुआ खुशी का बंद। तो अरशद काकवी जो है वो अता काकवी का बेटा है, याद रखिएगा। उसी की मौत जब हो गई थी तो उसी के गम में इन्होंने ग़म अरशद नाम से ख़त ये लिखा था, क़तए तारीख़। अता काकवी और अरशद काकवी में क्या रिश्ता है? तो बाप बेटे का रिश्ता है, क्योंकि अता काकवी जो है वो बाप है और अरशद काकवी उनके बेटा है। अता काकवी ने क़तए तारीख़ ग़म अरशद किसकी मौत पर लिखा है? तो अपने जवां साल बेटा अरशद काकवी की मौत पर लिखा है। जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो वो कितने साल के थे? तो जी हाँ, जब अरशद काकवी की वफ़ात हुई तो आप देखिएगा इसमें लिखा है कि अभी जवान था 34 साल की थी उम्र, हुई न जाने अदा कौन सी क़ज़ा को पसंद, यानी 34 साल। ग़म अरशद आप पढ़िएगा तो उसमें क्लियर लिखा है। अता काकवी ने क़तए तारीख़ ग़म अरशद में किस शेर के अलावा मरहूम की खूबियाँ बयान की है? तो ये जो है ना आखिरी शेर जिसमें है कि अता को फ़िक्र हुई उसके साले रहलत की, सरे अलम को मिलाकर कहा ग़म फ़र्ज़ंद। अता काकवी ने क़तए तारीख़ ग़म अरशद में किस शेर के अलावा मरहूम की खूबियाँ बयान की है? तो यही आखिरी शेर। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए,
अता काकवी ने क़त्ए तारीख़ ग़म अरशद के आखिरी शेर के सानी मिसरे में क्या ज़ाहिर किया है? जी हाँ, तो इन्होंने क्या ज़ाहिर किया है? साले वफ़ात जो है ना, अता को फ़िक्र हुई उसके साले रहलत की। तो देख रहे हैं ना, सरे अलम को मिलाकर कहा ग़म फ़रसन, तो साले वफ़ात आखिरी शेर के सानी मिसरे में है ना, आखिरी शेर के सानी मिसरे में, यानी ये आखिर वाला। ग़म अरशद में अरशद काकवी के 2 बेटों का भी जिक्र है, दोनों के नाम बताइए। तो ग़म अरशद में जी हाँ 2 बेटों का जिक्र है, और वो 2 बेटों का नाम जो है वो क्या है? ये जो है ना, अकील और जमील, जमील और अकील। चलिए उसके बाद आगे क्या है? रहे जमील व अकील इस जहां में कायम के कहाँ गया? एक मिनट में आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। रहे जमील व अकील इस जहां में कायम के यादगार है मरहूम की या 2 फर्जंद। तो जमील और अकील। अता काकवी ने सरे अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया? जी हाँ, तो 1 अदद का इजाफा किया था। और ये कैसे हुआ था इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। इसकी स्पेशली मैंने चैप्टर की वीडियो पोस्ट की थी, वहाँ पर हमने इसको अच्छे से बताया था। क़त्ए तारीख़ 2 तारीख़ें किसने लिखा? जी हाँ, अब क़त्ए तारीख़ 2 तारीख़ें जो है जिसके मुसन्निफ़ वाहिद नज़ीर है, वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो वाहिद नज़ीर मुसन्निफ़ है इसके। वाहिद नज़ीर का असल नाम क्या है? तो वाहिद नज़ीर का असल नाम जो है वो है अब्दुल वाहिद, यानी इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन डी। वाहिद नज़ीर कब पैदा हुए थे? तो वाहिद नज़ीर जो है वो 1968 ईस्वी में पैदा हुए थे। वाहिद नज़ीर ने क़त्ए तारीख़ 2 तारीख़ें किसकी मौत पर लिखी है? जी हाँ, तो क़त्ए तारीख़ रहलत जनाब अशरफ क़ादरी, इससे पता चला कि अशरफ क़ादरी की मौत पर लिखा है। अशरफ क़ादरी की रहलत, यानी रहलत से मुराद वफ़ात कब हुई थी? तो इनकी वफ़ात जो है वो कब हुई थी? 1998 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा आप। वो जो है ना, कह सकूनत गाहे अशरफ क़ादरी जन्नत बनी, वहाँ पर 1998 लिखा भी है। क़ादरी से किस बुज़ुर्ग की निस्बत ज़ाहिर होती है? जी हाँ, तो क़ादरी से जो है वो कहिए अशरफ क़ादरी हमसाया ए क़ादिर बने, गौस की निस्बत वहाँ भी बास रहमत बनी। तो हज़रत जो है ना मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत ज़ाहिर होती है। अशरफ क़ादरी किस अदद के बराबर है? तो अबजद इदरीसी नाम से हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें आपका नाम जो है उसका नंबर कितना मिलता है वो भी आप निकाल सकते हैं। उसकी वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अबजद इदरीसी के नाम से। वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा नंबर कैसे निकाला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप 786 कहते हैं, वो 786 कैसे आता है? या मोहम्मद की अदद 92 होती है, वो कैसे? तो वो सब मैं उसमें बता चुका हूँ। आप अपने नाम का भी निकाल सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अशरफ क़ादरी किस अदद के बराबर है? इसका जवाब है 1896। कैसे आया वो वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे। कानून दां को उर्फ़ आम में क्या कहते हैं? जी हाँ, यहीं से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कानून दां को उर्फ़ आम में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कई मरतबा पूछा गया है, 1-2 मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा पूछा गया है, इसलिए आप ज़रूर याद रखिएगा, वकील कहते हैं। उसके बाद है शहे-लोलाक, याद रखिएगा, शहे-लोलाक से मुराद क्या है? जी हाँ, तो वो जो है ना, मौत से किसको मफर हो, ताजूर हो या गदा, जब शहे-लोलाक की भी ज़ाहिरन तुरबत बनी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है, और ये पूछा गया है। इजाज़ व इख्तिसार किस किस सिन्फ़ सुख़न की खुसूसियात है? जी हाँ, तो ये जो है ये गज़ल की। चलिए, 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को हम गज़ल कहते हैं, हम रुबाई कहते हैं, सॉरी। और 3 मिसरों पर जो रहती है उसे मुसल्लस कहते हैं। 4 मिसरों पर रुबाई, 5 मिसरों पर मुखम्मस, 6 पे मुसद्दस, 2 दोहा को कहते हैं। ऐसे जुमले और मिसरे को क्या कहते हैं जिससे तारीख़ बरामद होती है? तो मादे तारीख़ कहते हैं। ये सब की वीडियो में बता चुका हूँ कैसे क्या है नहीं है। बागो बहार का नंबर हमेशा याद रखिएगा 1217, ये बहुत मरतबा पूछा गया है। मोहम्मद के अदाद जो है वो अदाद 92 है। कैसे आया? अब अबजद इदरीसी की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा। जो किस तादाद के बराबर है? तो 900।
मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये सब कैसे आता है वो वीडियो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, इसलिए वो वीडियो ज़रूर देखिए। अरशद किस अदद के बराबर है? तो मुझे याद है इसलिए मैं बस नंबर बताते जा रहा हूँ, 505। क़तए तारीख़ अशरफ क़ादरी किसकी लिखी हुई है? जी हाँ, दो है ना क़तए तारीख़, एक तो है क्या, एक है कि क़तए तारीख़ अशरफ क़ादरी और एक है ये जो है ना क़तए तारीख़ मुस्नद नशीर अमीर शरीयत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब। तो दोनों जो है वो वाहिद नज़ीर की ही लिखी हुई है। चलिए उसके बाद आगे देखिए, आगे देखिएगा सवाल नंबर 35। वाहिद नज़ीर ने क़तए तारीख़ रहलत जनाब अशरफ क़ादरी किस मौका पर लिखा था? तो जी हाँ, उनकी वफ़ात के मौका पर, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। मौलाना निज़ामुद्दीन से मुताल्लिक़ क़तए तारीख़ किस मौका पर लिखा गया? तो अमीर शरीयत बनने के मौका पर जो है वो मौलाना निज़ामुद्दीन के मुताल्लिक़ लिखा गया, और वाहिद नज़ीर के मुताल्लिक़ जो है वो वफ़ात पर लिखी गई, याद रखिएगा। अब मरसिया जो आखिर में है, जिसके मुसन्निफ़ मीर बब्बर अली अनीस है, वहाँ से अब क्विज़ शुरू होने वाला है। अब देखिए मरसिया किसे कहते हैं? तो किसी की मौत पर जो नज़म कही जाए। तो मरसिया यारब चमन नज़म को गुलजार इरम के मुसन्निफ़ कौन है? तो मीर बब्बर अली अनीस है। मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? तो मीर बैर अली नहीं है, देखिए यहाँ पर हमने बैर लिख दिया था, वो गलत है, बब्बर, याद रखिएगा, बब्बर अली अनीस है, ठीक है। उसके बाद है मीर बब्बर, फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप बब्बर पढ़िएगा, इसे बैर नहीं है। बब्बर अली अनीस कब पैदा हुए? तो मीर बब्बर अली अनीस जो है वो 1802 ईस्वी में पैदा हुए थे, इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। इब्तिदा में मीर अनीस का क्या तखल्लुस था? तो हज़ीब तखल्लुस था। उसके बाद आगे देखिए, किस शायर की मशवरे पर मीर बैर अली अनीस, मीर बब्बर अली अनीस अपना तखल्लुस अनीस रखने लगे? तो वो जो है नासिख के मशवरे पर, ठीक है। मीर अनीस के घर का माहौल कैसा था? तो शायराना था। उसके बाद आगे देखिए सवाल नंबर 43। मीर अनीस का ताल्लुक जो है वो किस दबिस्तान से है? जी हाँ, तो लखनऊ दबिस्तान से, दबिस्तान लखनऊ से। कई मरतबा पूछा गया है ये क्वेश्चन। मीर अनीस के उस्ताद कौन थे? तो मीर अनीस के उस्ताद जो है मिर्ज़ा दबीड़ थे। उसके बाद है मीर अनीस के एक हम असर का नाम बताइए, ये 2 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो है वो मीर अनीस के एक हम असर का नाम है। मीर अनीस की किस सिनफ़ शायरी के लिए मशहूर है? तो वो जो है वो मरसिया के लिए है, जिसमें किसी की मौत पर इज़हार गम किया जाए। सबसे मशहूर मरसिया निगार कौन है? तो यही मीर बब्बर अली अनीसी है। इनमें कौन सा शायर मरसिया निगारी के लिए मशहूर है? तो मीर बब्बर अली अनीस है, याद रखिएगा। मरसिया किसे कहते हैं? देखिए आ गया, तो मैंने पहले ही कहा था ना, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तो नहीं है, नात कहते हैं इसे। उसके बाद जिसमें खुदा की हमद कहते हैं, और जिसमें किसी की मौत पर हो उसे ही हम मरसिया कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। मरसिया किस लफ्ज़ से मुश्तक, मुश्तक के माने होता है निकला, यानी मरसिया किस लफ्ज़ से निकला है? तो कसद, रस, वबा या फिर रसा। ये कई मरतबा पूछा गया, 1-2 मरतबा नहीं बल्कि हमेशा पूछा जाता है। तो रसा से निकला है। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है और किस ज़बान से निकला है? तो किस ज़बान से निकला है? तो रसा। और किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी। उर्दू शायरी में तारीख़ गोई की रवायत किस शायर के तवस्सुत से आई? तो अरबी शायर की तवस्सुत से आई, ये भी कई मरतबा पूछा गया है। उर्दू का पहला मरसिया, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 9 सरहार जो है वो उर्दू का पहला मरसिया आमतौर पर करार दिया गया है, जिसके मरसिया निगार यानी मरसिया ये पूछा जा रहा है, उर्दू का पहला मरसिया जो है 9 सरहार, उसके मुसन्निफ़ कौन है? तो सैयद शाह अशरफ बयाबानी। ये कब शाये हुआ था? ये तो 1503 में शाये हुआ था, और ये आप यकीन कीजिए पूछा ही जाएगा एग्ज़ाम में। वह नज़्म जो 5-5 मिसरों पर हो तो उसे हम मुखम्मस कहते हैं। 5 मिसरों पर मुखम्मस, 6 मिसरों पर मुसद्दस, 3 मिसरों पर मुसल्लस और 4 मिसरों पर रुबाई। तो 5 मिसरों पर पूछा है तो मुखम्मस।
किस शायर ने मरसिया को मुसद्दस की हैयत बख्शी? जी हाँ, यानी ये 6 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म है। या रब चमने नज़्म को गुलजार इरम कर, एक ए अब्र करम खुश्क ज़राअत पे करम कर, दो तू फैज़ का मुब्दा है तवज्जा कोई दम कर, तीन गुमनाम को एजाज़ बयानों में रकम कर, चार जब तक ये चमक मुहर के परतों से न जाए, पाँच अकली में सुखन मेरे कलम रो से न जाए। यानी कुल मिलाकर 6। तो 6 मिसरों पर किसने ये मुसद्दस की हैयत बख्शी थी, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो वो थे मीर ज़ाहिद थे या कौन थे? मीर ज़मीर थे। जी हाँ। उसके बाद आगे है यारब चमने नज़्म को गुलजार इरम कर, या किस शायर का मिसरा है? तो मालूम ही होगा, मीर बब्बर अली अनीस का। मरसिया की अज़ाए तरकीबी कितनी है? तो 8 है, याद रखिएगा। ये 5 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे ही, मैं अभी कह रहा हूँ कि मरसिया के अज़ाए तरकीबी बयान कीजिए। तो इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आप ज़रूर देखिए, उसमें इसका जवाब मौजूद है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, कसीदा के अज़ाए तरकीबी या फिर मरसिया के अज़ाए तरकीबी। तो वो कौन कौन है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए तरतीब वार आपको लिखना होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दे। तो तरतीब वार जो है ना, वो यही है: चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्जस, जंग, शहादत, बैन। तो इसी तरह से आपको लिखना है। इसके बारे में चेहरा किसे कहते हैं, सरापा किसे कहते हैं, रुखसत किसे कहते हैं, इसकी वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ, आप वहाँ जाके देख लें। मरसिया की तमहीद को क्या कहते हैं? जी हाँ, ये भी कई मरतबा पूछा गया है और फिर से पूछा ही जाएगा। तो चेहरा कहते हैं उसे, ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन अलिफ है। सरापा किस सिन्फ का अंसुर है? तो देखिए यहाँ पर सरापा, ये है ना, ये मरसिया के अज़ाए तरकीबी में सरापा है ना, तो ये किस सिन्फ का है? तो मरसिया का है, ठीक है। कौन सा जुज़्व दौरे मरसिया से ताल्लुक़ रखता है? देखिए कसीदा के अज़ाए तरकीबी 5 है और मरसिया के 8 है। तो बैन, गुरेज, मदह या हमद, इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा जुज़्व जो है वो मरसिया से ताल्लुक़ रखता है। तो चेहरा, क्यों नहीं, 63 नंबर है ना। तो कौन सा जुज़्व दौरे मरसिया से ताल्लुक़ रखता है? बैन, गुरेज, मदह, हमद। तो बैन होगा, बैन तो है नहीं, गुरेज भी नहीं है, मदह नहीं है, हमद नहीं है, इसका जो है ना बैन है, बैन है, सॉरी। यहाँ देखिए बैन है ना, आप देखिए यहाँ पर सबसे आखिर वाला जो है ना, 1 मिनट, ये रहा ना बैन। तो बैन जो है मरसिया से ताल्लुक़ रखता है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन अली। बकिया ये जो आप 3 देख रहे हैं, गुरेज, मदह, हमद, ये कसीदा के अज़ाए तरकीबी में जाएगा गुरेज, मदह, जो आगे भी आने वाला है मज़ीद मुताला में, टेंशन नहीं लीजिए। अनीस मरसिया गो शायर है, इसमें लाहिका क्या है? जी हाँ, तो देखिए लाहिका और साबका इससे पूछा गया, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया था। साबका कहते हैं पहले जो हो और लाहिका कहते हैं बाद वाले को। तो मरसिया गो शायर है, इसमें लाहिका यानी बाद वाला पूछा जा रहा है। तो बाद वाला कौन है? मरसिया गो। मरसिया गो में गो है ना, तो बाद में गो आ रहा है ना, तो गो हो जाएगा इसका सही जवाब। और वहीं साबका पूछ देता तो वो हो जाता मरसिया। तो इस तरह से हमने कुल मिलाकर 64 सवालों को हल कर दिया है। उम्मीद है आप अच्छे से देख लिए होंगे। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हिस्से शायरी में हमने शुरू कैसे किया? तो हिस्से शायरी में हमने पहले आपको बताया, थोड़ा मैं शॉर्ट में बता दूं कि हिस्से शायरी के अंदर 6 नज़्म हैं। 6 नज़्म में हमने कहा था आपको कि 2 नज़्म जो है, एक बरके कलीसा और एक मुतशायर जो है वो क्या है? वो ज़रीफ़ाना नज़्म है। उसके अलावा जो भी नज़्म है वो आज़ाद नज़्म है। हमने ये कहा था ना आपको याद करने के लिए। इसी तरह तो मैंने पहले हिस्से क्या कहते हैं शायरी के अंदर नज़्म को मैंने बताया, जिसमें कुल मिलाकर मैंने 93 क्वेश्चन बताए। वो 93 क्वेश्चन आपको याद करना है। उसके बाद फिर गज़ल में है 2 गज़ल असदुल्ला खान गालिब का, 2 गज़ल यगाना चंगेज़ी का और 2 गज़ल खलीलुर रहमान आज़मी की। उसमें हमने कुल मिलाकर आपको 81 क्वेश्चन बताया। वही सारे सवालात बताए हम जो आपके एग्ज़ाम में कई मरतबा पूछा गया है और आपसे पूछा जाए। फिर हमने 64 क्वेश्चन जो बताया वो क़तई तारीख़ और एक मरसिया जो है उससे मिलाकर, उसमें भी आप देखे ही हैं कैसे कैसे सवालात पूछे गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है।
तो ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसे आप छोड़ दें। अगर आप छोड़ेंगे, याद नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में जाने के बाद पछताएंगे। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बकिया अपने दोस्तों तक भी ज़रूर वीडियो की लिंक शेयर कर दें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके। फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह।